आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर के पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पढ़ लिए थे सब कुछ, हमने क्या पढ़ा आपको पर रिकैप कर देता हूँ। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टिक सेल क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कैसे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हमने पढ़ा कैथोड क्या है, एनोड क्या है, बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड क्या होगी, बेस्ट चॉइस फॉर एनोड क्या होगी। उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं एंड ऑल दिस थिंग। हमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी, इनोट पढ़ा, नर्स इक्वेशन पढ़ी। अब हम बात करते हैं आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टिक्योमेट्री ऑफ हाफ रिएक्शन एज इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इनोट है, वो एक क्या है, वो एक हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी मीन्स वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे कोई व्यक्ति कितना अच्छा है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसा वो वैसा रहेगा, उसका नेचर जो नहीं बदलेगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस वजह से वो किसी भी स्टिक्योमेट्री यानी कि स्टिक्योमेट्रिक रिसोर्स के ऊपर या किसी भी नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मीन्स वो बाहरी वातावरण के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसलिए वो स्टिक्योमेट्री से बदली जा सकती है। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल वेयर एज इन गैल्वेनिक सेल कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने आपको लोन से याद करवाया था, LOAN। L मीन्स लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड, N मीन्स नेगेटिव। मीन्स जो एनोड है वो नेगेटिव है। अगर एनोड नेगेटिव हो तो कैथोड क्या है, कैथोड पॉजिटिव है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। लेकिन इन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, उस केस में जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है और जो गैल्वेनिक में है जो कैथोड है पॉजिटिव टर्मिनल है। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जो इनोड सेल है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो डेल्टा एस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरट्रॉपी चेंज। आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चलिए एक बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन सेल्स की या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। देखो कंसंट्रेशन सेल्स क्या है, एक ऐसा सेल जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। Concentration cells are those cells in which same element undergoes oxidation and reduction in a cell. से M से M प्लस एन एनोड, M प्लस N से N कैथोड, इसका एनोड सेल। एनोड सेल वही -0.059 अपॉन एन लॉग। एनोड पे मीन्स ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे जो पे रिडक्शन होगा। वही मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन होगी उससे एनर्जी करेंगे, ये सब आपको पता है। अब जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ये बात इंपॉर्टेंट बतानी थी मैंने आपको। जो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स है इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। ये जो मेटल्स की जब इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइनिंग करती है प्योर में से इम्प्योर में से जब हम प्योर मेटल्स को बाहर निकालते हैं उसमें यूज़ होता है, जैसे कॉपर और जिंक। एनोड जो है इट इज़ मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल और जो कैथोड है इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर मेटल। PC और एम से आप याद रख लो, मेरा एम है PC लाना। ए मीन्स एनोड इम्प्योर मेटल, PC मीन्स प्योर कैथोड पे। देखो एक की क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास रिएक्शन है A + B इन इक्विलिब्रियम विद C + D। यहाँ पे जो Y जो हमारा इनोट है, इनोट का मतलब क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो x वोल्ट है और जो K इक्विलिब्रियम है वो K है। अब हमने क्या किया, हमने इस रिएक्शन को डबल कर दिया, 2A + 2B = 2C + 2D। अब हमें ये बताना है हमारा इनोट पे और हमारा जो K इक्विलिब्रियम है उस पर क्या फ़र्क आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, K इक्विलिब्रियम = K2 एंड दी जो इनोट है वो हमारा Y ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन K इक्विलिब्रियम। आई होप नहीं, K इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, रिएक्शंस को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो K इक्विलिब्रियम जो है वो K का स्क्वायर हो जाएंगे, तो जो K2 है ना इसके बराबर आएगा K²। ऐसे ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको पिछले क्लास में करवाया था, उससे मैंने आपको बार समझाना था। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ सेल। एक जो सेल है वो कितना काम करता है, मीन्स डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अगर वो काम करेगा तो उसकी जो फ्री एनर्जी है उसमें बदलाव भी तो आएगा। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन देखो
Just wait a minute, let me take a page for you, my dear friends. अब हम एक पेज लेके आएंगे, उस पेज पे आपको पढ़ाया जाएगा। जल्दी 1 मिनट रुक जाइए, जस्ट 1 मिनट। हाँ ये पेज देखो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा है, जो वर्क डन है इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वही अगर हम बात करें सेल के केस में, तो सेल के केस में जो चार्ज फ्लो करेगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस फ्लो करेगा उसको हम उसका वर्क डन बोलेंगे। तो चार्ज एफ मीन्स फैराडे लॉ, चार्ज क्या देगा, चार्ज देगा एन एफ, और पी मीन्स पोटेंशियल मतलब ई, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसका ई नोट है। तो सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, और डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। मीन्स जो हमारा मैक्सिमम वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, एन एफ ई नोट। ई नोट क्या हमारा स्टैंडर्ड जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ पे हमने मैक्सिमम में ई नोट क्यों लिया है, क्योंकि जो आपको पता है अगर वो काम करेगा तो उसका जो ई है वो घटेगा, तो जो मैक्सिमम वर्क है उसको ई नोट पे ही आ सकता है। अगर हम थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी निकालनी है किसी सेल की, तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जी इंटू 100 कर देंगे। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच वही हाइड्रेशन वगैरह होता है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी। क्वेश्चन देखो, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव। किस टाइम पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाफ सेल का वो नेगेटिव होगा। इफ यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन थे, उसमें जो सुटेबल ऑप्शन मैंने आपको बताया। कैसे मैंने आपको बताया, देखो H प्लस की कंसनट्रेशन 1 m है और जो प्रेशर है वो 280 m है, ठीक है। तो P2 अपॉन P1 करते तो यहाँ पे जो लॉग है उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, जैसे एक फॉर्मूला था। इसमें अगर हम इनकी P2/P1 जो है अगर इसको पॉजिटिव ले लेंगे तो माइनस पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा, अगर उसको नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ई नोट बिकम इक्वल टू सेल पोटेंशियल वैन, जो E1 है ई नोट है वो सेल पोटेंशियल के इक्वल कब बन जाता है, क्यों, जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमको मापना ही होता है, सेल पोटेंशियल मापने के लिए हम करते हैं। आप एनोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्योंकि ये जो ज़्यादा काम वगैरह में, क्योंकि सिर्फ एज अ क्या कहते हैं उसको, सरफेस ही काम करता है, कुछ ऐसा काम नहीं होता रिएक्शन में। तो एनोड इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनोड वो कैथोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Pt मीन्स प्लेटिनियम G1 बार से H प्लस का, मीन्स ऑक्सीडेशन पे हमने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है और कॉपर 2 प्लस से कॉपर गया। दी मेजर EMF ऑफ सेल इतना है, मीन्स जो मेजर EMF है सेल का वो पॉजिटिव है 0.34। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो Cu प्लस कॉपर प्लस आयन है गेट रिड्यूस इजीली देन H प्लस आयन। क्यों, क्योंकि इसका जो है हाइड्रोजन का ज़्यादा पॉजिटिव है ना, तो ये क्या है, ये इजिली रिड्यूस हो सकता है देन H प्लस। इसका मतलब क्या है, जो कॉपर है वो HCl में डिजोल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये क्या है, ये आया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है, ये आया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मीन्स जो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स कॉपर रिड्यूस नहीं हो सकता। कॉपर जो है वो ऑक्सीडेशन तो कर सकता है लेकिन रिडक्शन नहीं कर सकता, खुद रिड्यूस नहीं हो सकता। तो कॉपर का आयन गेट रिड्यूस इजीली देन H प्लस आयन। इसका मतलब कॉपर जो है H से डिजोल्व नहीं हो सकता, हाइड्रोजन आयन जो है ऑक्सीजन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे। अब देखो, कॉपर प्लस 2 Ag प्लस 2 से Ag ई नोट जो है पॉजिटिव 0.46 वोल्ट है। अगर हमें कॉपर की जो आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल कर दी तो ई नोट पे क्या पड़ेगा। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो ई नोट पे मैंने आपको बताया था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने ई नोट सेल पूछा, ई सेल नहीं पूछा। ई नोट सेल मैंने आपको बताया था एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे या फिर स्टिक्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती। तो सिंपली हमें ई नोट सेल पूछा है तो ई नोट सेल विल बी रिमेन द सेम। द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनियम वायर in a solution of HCl having pH 10 by passing H2 gas around platinum where at 180 m pressure the oxidation potential हमें बताना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो पॉजिटिव आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल जो नेगेटिव आएगा। इसलिए हमें अब समझ में आ गया था कि जो ई नोट हमारा पॉजिटिव दे रखा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो वही निकाल दो फॉर्मूला 0.059 log
0.059 log H प्लस कंसनट्रेशन, नेगेटिव 0.059 log H प्लस कंसनट्रेशन, हमें पता है माइनस log H प्लस जो है वो pH के इक्वल आता है, तो 0.059 pH। तो सिंपली pH के फॉर्म पे 10 की वैल्यू पुट कर दो तो आ गया 0.59 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम। हमें यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। जिंक से जिंक प्लस 2 गया, कॉपर प्लस 2 से कॉपर गया, और हमें दे रखा जो ई नोट सेल है वो 1.1 है। तो ई नोट सेल हमें गिवन है और हमें सिंपली के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो वही क्या होता है हमारा E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ये जो है हमने मान लिया हमारा जीरो दे रखा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम हमें निकालना है। ये सेट जाएगा तो सिंपली हमारा फॉर्मूला बन गया ई नोट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। एन जो है होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई 2। तो 1.1 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी। लॉग के सी कैसे निकालेंगे, लॉग के सी निकालेंगे सबसे पहले इसको निकालो, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया लॉग के सी इज इक्वल टू 37.3। यहाँ से हम लेंगे एंटी लॉग, एंटी का लॉग लेंगे जब हम, तो एंटी लॉग इज इक्वल टू 30 के सी इज इक्वल टू एंटी का लॉग 37.3। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली करते हैं जो पॉइंट से आगे वाला नंबर होता है ना उसको पावर में चढ़ा दो। तो पॉइंट से आगे क्या है 37, तो 30 10 37, 0.3 तो 0.3। अब 0.3 जो है वो 2 की वैल्यू होती है, तो 2 इंटू 10 की वैल्यू 37, ये हमारा आ गया कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू। तो दोबारा देखो जो पॉइंट से आगे होता है उसको पावर में चढ़ा दो, और जो पॉइंट है उसकी वैल्यू देख लो किस में निकलती है। अब देखो की इज रिलेटेड विद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोट सेल बट नॉट विद ई सेल। जो हमें निकालना जो के इक्विलिब्रियम है वो ई नोट से तो हमें देख लिया, ई नोट इज इक्वल टू दिस से हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ई सेल से क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आता है जो ई सेल है वो जीरो हो जाती है, लेकिन ई नोट सेल नहीं होती। तभी तो हमने कंडीशन ली थी ना, क्योंकि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस होता है, तो हमने कह लिया था कि जो इक्विलिब्रियम है तो जो सेल का EMF है वो जीरो है, तो इसलिए हम उससे रिलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो इन द रिएक्शन कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस गया एक्वस प्लस कॉपर एक्स। तो हमें निकालना है के इक्विलिब्रियम, तो हमें ई नोट सेल गिवन है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी गिवन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इनका EMF निकालेंगे। सबसे पहले ई नोट की वैल्यू निकालेंगे, तो ई नोट की वैल्यू क्या आएगी, ई नोट की वैल्यू जाएगी 0.6। हाँ, और कॉपर 2 प्लस 2 से कॉपर गया है तो ये है, तो यहाँ पे देखो 2 गए हैं ना, देखो यहाँ पे तो एक की बात है 0.6 की, लेकिन यहाँ पे 2 की बात है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉपर 2 प्लस ही इतना आ गया। तो यहाँ पे जो नेट ई नोट आया है वो आ गया 0.39 वोल्ट इनको ऐड करने के बाद। तो वही ई नोट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। जो एन चेंज है वो 1 चेंज आया है, देखो यहाँ से। तो के सी इज इक्वल टू अंटी का लॉग 6.61, वही कर दो, जो बाहर है उसको तो लिख दो 10 की वैल्यू 6, 0.6 ऐसे दे दो, अंटी का लॉग 0.6। तो क्या आएगा या शायद 0.2 समथिंग 5 की वैल्यू आती है, तो 10 की वैल्यू 6 आके। अब देखो अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने बात की उसके अंदर कंडक्शन किस प्रकार से हो रही है। तो क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं इन आवर केमिकल एनर्जी, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है वो किस प्रकार हो रही है। हम सब जानते हैं जो मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, व्हाट इज मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो मैटर है वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले कंडक्शन, सेकंड इज इंसुलेटर, थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अब बात करें जो कंडक्टर की, तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर मीन्स एनी सब्सटेंस एनी एलिमेंट दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नोन एज कंडक्टर। Insulator are those element which does not conduct the electricity. Semiconductor are those element which can be conduct or not conduct, means जो सी कंडक्टिविटी है वो हम टेम्परेचर से रेगुलेट कर सकते हैं। दे आर दोगले इंसान, दे हैव ड्यूअल नेचर। वो कंडक्टर की तरह भी काम करते हैं, इंसुलेटर की काम करते हैं, और उनकी जो कंडक्टिविटी है वो रेगुलेट कर दी जाती है बाय द टेम्परेचर। देखो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर मेटालिक कंडक्टर भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी हो सकता है। मेटालिक कंडक्टर का मीन्स क्या है,
जहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, जैसे हम बात करें, हमने पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड किया। जब हमने पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, तो सोडियम क्लोराइड को ऐड करने के बाद वहाँ पर अगर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो सोडियम जो क्लोराइड है NaCl है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन यानी कि सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस में टूट जाती है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ड्यू टू आयंस। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हम बात कर चुके हैं सोल्यूशन चैप्टर में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इंसुलेटर मैंने आपको बताया, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट एनी टेम्परेचर। उनका कोई इनका ईमान धर्म होता है, ये ऐसे कंडक्ट नहीं करते। अब है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मीन्स क्या है, जो सेमीकंडक्टर प्योर है, उसके अंदर कोई भी डोपिंग नहीं की गई, कोई भी इम्प्योर एटम एलिमेंट नहीं मिलाया गया, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इन क्लास 12th, जो हमारा सेमीकंडक्टर का चैप्टर फिजिक्स में। प्योर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हाई टेम्परेचर पे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर काम करते हैं। वही एक्सट्रिंसिक, अगर हम सिलिकॉन के अंदर जैसे कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी या फिर ट्राइवैलेंट कर दी, हमने बोरोन ऐड कर दिया है, एल्यूमिनियम कर दिया, दिस ऑल दे आर एक्सट्रिंसिक, डोप्ड विद ग्रुप 13 और 15 एलिमेंट विद सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। अब जो इलेक्ट्रिकल या मेटालिक कंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। जो मेटल हमने ली है कंडक्टेंस के लिए, उसका नेचर कैसा है, क्या वो कंडक्टेंस करना चाहती है, वो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टिविटी उसकी क्या है, वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। उस एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? अगर उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो कैसे कंडक्ट होगी? क्यों? जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टेम्परेचर, इट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हमारी कंडक्टिविटी है वो घटती है। सिग्मा से कंडक्टिविटी को घटते हैं। टेम्परेचर इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो डिक्रीज होती रहती है। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से जो रैंडमनेस इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की रैंडमनेस बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा, मेटालिक या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो घट गया, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा है, रुकावट बढ़ी है, तो कंडक्टेंस जो है वो घटेगा। इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन। अब जो आयंस की वजह से कंडक्टिविटी आई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यू एडेड। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका नेचर क्या है? नेचर होने से मतलब क्या है? क्या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। जो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो हमारे आयंस प्रोड्यूस हुए, उसका साइज क्या है? अगर बड़ा साइज होगा तो वो लेट जाएगा, कम होगा तो जल्दी चला जाएगा। और उसका सॉल्वेशन के ऊपर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। नेचर क्या है सॉल्वेंट का? उसका गाढ़ापन क्या, उसकी विस्कोसिटी क्या है? कंसंट्रेशन हमने क्या ली है, ज़्यादा डाइल्यूटेड लिया है या फिर हमें कंसंट्रेटेड लिया है। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, डिसोसिएशन बढ़ी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ी। ये डिफरेंस क्या आ गया? टेम्परेचर बढ़ा था, रेजिस्टेंस बढ़ा था, मेटालिक कंडक्टिविटी घटी थी। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, डिसोसिएशन बढ़ी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ी। अगले क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। Electrolytic conduction differs from metallic conduction from the fact that in the former रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सिंपल इस लाइन से क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा फिजिक्स का तड़का लगाया जाए, किस प्रकार? तो चलिए देखते हैं। देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ एनी मैटर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं। जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू रो
एल अपॉन ई। यहाँ पे जो आर है वो हमारा रेजिस्टेंस है, जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ वायर है, जो एरिया ए है वो एरिया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डैश आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम पर मीटर। ये ओम मीटर नहीं है, ओम पर मीटर है। इसको ऐसे लिख लो या फिर ओम पर मीटर लिख लो। कैसे? सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंसिविटी है, ये ओम मीटर ही आएगी, ये आएगी ओम मीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टेंस की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टेंस क्या थी? रोकने की क्षमता। वही कंडक्टेंस क्या, इतनी क्षमता कि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सके, कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टेंस है जिसको हम, जो कंडक्टेंस है वो होती है आर की उल्टी, मीन्स रेजिस्टेंस की उल्टी, रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो है कंडक्टेंस आर का उल्टा है, तो हम कह सकते हैं जी इज इक्वल टू 1/r। तो जी इज कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। आर की जो हमारी ऐसा यूनिट है वो ओम है, तो इसकी होगी ओम पर ओम इनवर्स या फिर महो या फिर साइमंस। अब उसके बाद ये कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी आई थी तो कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी आएगी, जिसको हम के सी या फिर सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ हमारी रेजिस्टिविटी। तो इसका जो यूनिट अब आएगी ओम पर मीटर, और ओम सेंटीमीटर, साइमन मीटर, फिर साइमन पर मीटर। तो जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल, क्योंकि वो उसका उल्टा था। तो ठीक है, जी मीन्स कंडक्टेंस, के मीन्स कंडक्टिविटी, ए मीन्स एरिया, आर मीन्स लेंथ। अब बात करते हैं सेल कांस्टेंट की। हम किसी के भी लिए सेल कांस्टेंट निकालते हैं। सेल कांस्टेंट हमारा क्या है? सेल कांस्टेंट हमारा लेंथ अपॉन एरिया क्या है? तो जो सेल कांस्टेंट है सेल का, सेल के लिए जो कांस्टेंट आएगा जिसको हम जी स्टार से डिनोट करते हैं, वो होता है एल अपॉन एल। एक एल क्या है? एल है लेंथ, ये क्या है? ए है एरिया। तो इसकी यूनिट होती है, वो होती है पर मीटर या फिर मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात करते हैं जो एल अपॉन ए है वो इक्वल होता है आर इंटू के। आर क्या है? आर होता है रेजिस्टेंस, के जो है वो होता है कंडक्टिविटी। जब हम रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो इट कम एल अपॉन ए, डेट इज सेल कांस्टेंट जी स्टार। चलो निकालते हैं। आर क्या है? आर था रो अपॉन ए अपॉन एल, और एल अपॉन ए था। कनेक्टिविटी क्या थी हम हमारी, पता कनेक्टिविटी क्या थी? देखो कंडक्टिविटी हमारी क्या थी? कंडक्टेंस था के ए अपॉन एल। ये क्या है? ये हमारा कंडक्टेंस है, और हमें निकालनी है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लो। निकालते हैं, इसको छोड़ो। कंडक्टिविटी किसके इन्वर्स है? वो इन्वर्स है रो की। कंडक्टिविटी रो का उल्टा है, तो सिंपली यहाँ से 1/रो कर दूंगा, रो से रो कट गया तो एल अपॉन ही आ गया। समझ में नहीं आया ना? देखो मैंने क्या होता है, जी स्टार है सेल कांस्टेंट, जो रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का मल्टीप्लिकेशन है। रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल अपॉन ए। के क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो के को हम क्या लिख सकते हैं? के को हम लिख सकते हैं 1/रो।
तो यहाँ पे 1/रो पुट कर दो, जिसकी वजह से जी स्टार वो आ गया L/A, जो क्या होती है लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया आ गया, तो किसी भी सेल के लिए जो जी स्टार है वो कॉन्स्टेंट होता है। क्यों? ये कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है, इसका जो एरिया है, वो तो पूरी डायरेक्शन में थ्रू आउट सेम ही रहेगा। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए वो तो सेम ही रहेगा, वो घटता या बढ़ता नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं जी स्टार है वो कॉन्स्टेंट है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है और जो कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट है। बस ये इसमें जी स्टार में बात है। सेल कॉन्स्टेंट में ये बात की गई है कि फॉर द सेम सेल के लिए जो सेल कांस्टेंट ऑफ फिक्स्ड होता है, मीन्स R1 K1 इज इक्वल टू R2 K2। वही L/A इज कांस्टेंट है, तो R1 K1 इज इक्वल टू R2 K2। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, डेल्टा एम की। जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, देखो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन सी। सी क्या है हमारा, सी है कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी होगी कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं मोलैरिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में बोलते मोलैरिटी लेंगे तो के अपॉन मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या है, वो है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो के अपॉन एन अपॉन वी इज इक्वल टू के वी अपॉन एन। तो ये हमारी क्या आ गया, ये हमारा आ गया मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डेल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब दो सिचुएशन है, क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर जो कंडक्टिविटी है वो साइमन पर सेंटीमीटर या में गिवन है, तो जो डेल एम है वो आएगा कि इंटू 1000 अपॉन सी, क्योंकि सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर में है तो हमारा फॉर्मूला आया के अपॉन सी इंटू 1000। सी के सी और पॉन से तो वहीं पे रहेगा। अगर सेंटीमीटर इन्वर्स है तो 1000 ऊपर जाएगा, मीटर इन्वर्स तो नीचे, 1000 सेंटीमीटर में ऊपर, मीटर में नीचे। समझ रहे हैं कि जो 1 लीटर है इट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और जो 1 लीटर है इट इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब। यहाँ से हमने ये निकालना है। अब क्वेश्चन देखो, कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस। हमें कंडक्टिविटी गिवन है और हमें डेल्टा एम निकालना है। तो देखो कंडक्टिविटी हमें गिवन है और हमें डेल्टा एम निकालना है। तो हमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो कंडक्टिविटी है, यानी कि यस देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो कंडक्टिविटी है अगर वो ये है और हमारे पास जो है मोलैरिटी है और कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी साइमन पर मीटर में है तो 1000 जो ऊपर आएगा, तो कंडक्टिविटी 0.0 रहेगा यहाँ पे, 0248 इंटू 1000 अपॉन 0.20, जिससे हमारा आ गया 124 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, हमें पास रेजिस्टेंस गिवन दे रखा है कंटेनिंग 0.01 एम। एम इज क्या है हमारा, कंसंट्रेशन गिवन है। सोल्यूशन एट 298 इज 1500। हमारे पास आर है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, हमें सेल कांस्टेंट निकालना है। अगर हमारे पास के की वैल्यू भी गिवन है तो जी स्टार क्या होता है, जी स्टार हमें निकाला था सेल कांस्टेंट, जो कि लेंथ अपॉन एरिया है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ है और जो एरिया है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब निकाला था हमने रेजिस्टेंस इंटू जो कंडक्टिविटी है उसका जो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है, मीन्स R1 K1 इज इक्वल टू R2 K2। तो यहाँ पुट कर दो, हमें जी स्टार तो निकालना है, तो आर क्या है, आर हमारे पास 1500 है, और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है इसकी कंडक्टिविटी, तो 10.146 न्यूटन टू द -3। तो यहाँ से आ गया हमारा जी स्टार। यहाँ से एक और क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि अगर ये लेंथ दे देंगे और हमसे एरिया पूछ लेंगे, तो हमने जी स्टार तो निकाल लिया, अब हम इसको रिलेशन पुट करके लेंथ की वैल्यू में एरिया निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो, सेल कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज, हमें सेल कांस्टेंट यानी कि L/A की वैल्यू गिवन है, एंड हमें रेजिस्टिविटी भी गिवन है, और हमें कंडक्टेंस पूछिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या दे क्या पूछे। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सेल कांस्टेंट है, मीन्स कोई रिएक्शन है जिसका हमें सेल कांस्टेंट गिवन है, यानी कि L/A गिवन है, जिसकी वैल्यू है 0.5। हमने क्या दिया, हमें रेजिस्टिविटी दे दी, रो दे दी, जिसकी वैल्यू है 54 ओम पर सेंटीमीटर। हमें क्या निकालने को बोलते हैं, हमें निकालने को बोलते हैं कंडक्टेंस। देखो
रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आती है रो इंटू एल अपॉन ए। एल अब ये हमारे पास है, तो रेजिस्टेंस आ गई, रो क्या है 54 ओम सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कट गया, इनकी मल्टीप्लिकेशन से आगे 54 का हाफ आएगा 27। 27 के आगे हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो आ गया 27। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस जो जी है वो होता है 1/r। आर की वैल्यू हमने ऐसे निकाला 27, तो जी की वैल्यू जाएगी 1/27। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। हमें जी स्टार गिवन था और हमें कंडक्टेंस पूछ ली, तो अगर आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे और कंसेप्ट लगे तो निकाल लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 नॉर्मल। अब मोलर की जगह एन गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी दिस। हमें रेजिस्टेंस गिवन है, हमें उसकी कंडक्टेंस निकाला, तो सिंपल निकाल दोगे यहाँ पर। क्यों? कि जी क्या होता है? इट इज 1/r, तो 1/r कर दो, हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ना सेल वाज फाउंड टू बी दिस। हमें रेजिस्टेंस गिवन है, हमें कंसंट्रेशन गिवन है। इफ द इलेक्ट्रोड्स इन द सेल आर 2.2 मीटर अपार्ट, अगर हमारे पास जो लेंथ है वो 2.2 मीटर है और जो एरिया है वो 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। वाह यार, सच्ची क्वेश्चन दे रखा है। चलिए करते हैं। देखो, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। पहले जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक है। तो के अपॉन सी है, 1000 डिपेंड करेगा जो की यूनिट क्या है। अगर सेंटीमीटर इनवर्स तो ऊपर ले जाएंगे, मीटर इनवर्स तो उसको नीचे ले आएंगे। तो हमें के अपॉन सी निकालना है। हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है जो कि है 0.5 m, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है। हमें निकालनी है कंडक्टिविटी के, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ना सेल वो, हमें लेंथ दे रखी है सेल की जो है 2.2 मीटर। हमें एरिया गिवन है जो है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। डैट मीन्स व्हाट वी हैव गिवन? वी हैव गिवन जी स्टार। जी स्टार क्या है? हमारा लेंथ अपॉन ए, जो कि आर इन टू की होता है, यहाँ से हम के निकाल लेंगे। अब एल क्या है? लेंथ 2.2 मीटर की। एरिया क्या है? 4.4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे ये कटेगा 2 आ गया। तो हमारा क्या आ गया? जी स्टार। जी स्टार आ गया, मीटर कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, तो क्या कर लेंगे हम? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो जी स्टार जो कि हमारा एल अपॉन ए होता है वो आ गया 100 अपॉन सेंटीमीटर, जो आर इंटू के इक्वल होता है। अब देखो आगे क्या दिया हमें? हमें इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है, हमें आर भी गिवन है जो है 50 ओम। तो आर की जगह पर लिख दो 50, तो 100 अपॉन सेंटीमीटर इंटू इज इक्वल टू 50 इंटू की। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आ गया 2 सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू की। तो अब इसको हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे के अपॉन सी। तो के क्या है कि हमने सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा है, 1000 क्या आएगा ऊपर आएगा, तो क्या आ जाएगी हमारे जो कनेक्टिविटी है, जो डेल्टा में है वो आएगी की इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। के क्या आया हमारा? ये आया हमारा 2 इंटू 1000 अपॉन 0.5। तो सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा वही। सेंटीमीटर में 76, हाउ इट इज पॉसिबल? देखो कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। एल अपॉन ए क्या आया था? देखो जी स्टार को एल अपॉन ए रख लेते, कुछ नहीं रखते, इज इक्वल टू आर इंटू की। तो कंडक्टिविटी क्या आएगी? वो आएगी एल अपॉन ए इंटू आर। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम लेते हैं कि हम इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आएगा क्या आएगा? एल अपॉन ए इंटू आर इंटू सी इंटू 1000। समझ में ये आ जाएगा हमारा। तो निकालो लेंथ क्या थी? लेंथ हमारी थी 2.2 मीटर, इसको मीटर में रखो। एरिया हमारा क्या था? एरिया था हमारा 4.4 इंटू 10 की वैल्यू -4, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू
रेजिस्टेंस क्या था 50 और ये क्या था 0.5, इसका चला गया अंदर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फील्ड विद 0.1 मोल पर लीटर मीन्स कंसंट्रेशन हमारी ये है KCl इज दिस रेजिस्टेंस P गिवन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल वाज फील्ड, अगर रेजिस्टेंस वही है, देखो अब क्या किया हमने दो केस लिए। पहला केस क्या है, अगर 0.1 मोल पर लीटर उसकी कंसंट्रेशन है तो हमारा पास जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। अगर हम कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं यानी कि 0.02 मोल पर लीटर कर देते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 520 ओम हो जाता है। तो हमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो है 0.02 मोल पर लीटर की वो निकालनी है, क्योंकि जो कंडक्टिविटी पहले की वो हमें गिवन है। देखो क्या गिवन है, हमें C1 गिवन है, मीन्स जो फर्स्ट केस था उसमें जो कंसंट्रेशन थी वो थी 0.1 मोल। हमें R1 गिवन है, जो केस 1 था उसके जो रेजिस्टेंस थी वो थी 100 ओम। हमें K1 गिवन जो कंडक्टिविटी वो थी 1.29 साइमन पर मीटर। अब केस 2 देखो, जो कंसंट्रेशन 2 थी, जो नई कंसंट्रेशन आई थी वो थी 0.02 मोल। जो R2 थी वो थी 520 ओम और हमें K2 निकालना है। सिंपल है, हम जानते हैं R1 K1 इज इक्वल टू R2 K2। R1 हमारे पास है 100 ओम, R2 हमारे पास है 502 ओम। R1 की वैल्यू तो हमारे पास है, K1 की वैल्यू है 129 और K2 हमें निकालना है। सिंपल निकला, कुछ करना नहीं। क्या था R1 K1 मिस G स्टार इज कॉन्स्टेंट है, तो ये मैंने गलत लिखा था, वैसे ये मुझे पहले लिखना था। R1 की वैल्यू 100 है और K1 के नीचे 1.29 आएगा इज इक्वल टू R2 520 है और K2 निकालना था। K2 क्या जाएगा 129 अपॉन 520, जो वैल्यू होगी 5 पर मीटर स्क्वायर पर मोल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। वो तो हमने बात की थी मोलर कंडक्टिविटी की, इसमें केस में हमने मोल लिया था। और अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो स्पेस हम नॉर्मेलिटी लेंगे। तो क्या होगा, ये आएगा K/N। देखो दो बात है हमारे पास, एक बात है मोलर कंडक्टिविटी, दूसरी है हमारे पास नॉर्मल कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, डेल्टा एन जो थी कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या थी, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स के अपॉन एन अपॉन वी पर जाएगा तो KB अपॉन एन। अब बात करते हैं नॉर्मल कंडक्टिविटी की। नॉर्मल कंडक्टिविटी में क्या आएगा K अपॉन एन यानी कि नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोलर मास, सॉरी गिवन मास लेंगे यहाँ पे, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आएगी, वो आएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ये होती है हमारी मोलैरिटी। तो डेल्टा एन क्या आ गया, वो आ गया कापा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। देखो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब वही केस आ गया, अगर के जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है तो जो के इक्विवेलेंट है वो आएगा K इंटू 1000 अपॉन एन। वही अगर वो मीटर में है तो मीटर में जो है 1000 वो नीचे आ जाएगा। और जो K अपॉन एन है वो K अपॉन C इंटू एन फैक्टर है। अगर हमारे पास C गिवन हो, K गिवन हो तो हम यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जो डेल्टा इक्विवेलेंट है वो डेल्टा M अपॉन एन फैक्टर होता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सेल कांस्टेंट है, उसकी यूनिट क्या थी, उसकी यूनिट क्या थी L अपॉन A। तो क्या आ जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO4 3 is related to molar conductivity by expression। देखो कैसे, तो मैंने आपको बताया जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इट इज मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। तो आप एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो एन फैक्टर निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे,
कितने जो उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑफ एनायन या फिर चार्ज ऑफ कैटायन है। देखो एक SO4 के पास होता है -2 चार्ज, तो 3 SO4 के पास कितने होंगे -6, तो एन फैक्टर आ गया 6, तो डेल्टा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन 6। करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हुज सेल कांस्टेंट इज A, अल्फा एंड रेजिस्टिविटी इज x। हमें बताना है कंडक्टेंस के लिए एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारा सेल कांस्टेंट है वो अल्फा है और जो रेजिस्टिविटी है वो x है। देखो G इज इक्वल टू 1/r। जी क्या है हमारा, जी है हमारी कंडक्टेंस और आर रिएक्टेंस, तो वही हमने लिख दिया 1/r A/L। A/L क्या है, A/L है हमारा, अब इससे छोटा देखो सिंपल प्रॉब्लम है। आर क्या है, आर होता है रो L/A। L/A क्या है, L/A है हमारा सेल कांस्टेंट, तो रो इंटू जी स्टार। तो जी स्टार की वैल्यू हमने दे रखी है अल्फा, और रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू x है और जी स्टार की वैल्यू अल्फा है। तो रेजिस्टेंस आ गया G इंटू अल्फा, और हमें कंडक्टेंस निकालना है जो कि 1/r होता है, तो आ गया 1/k अल्फा। नेक्स्ट देखो, दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टिविटी हमें गिवन है वो ये है। व्हेन प्लेस्ड इन सेल, सेल है जिसकी कंडक्टेंस ये है, तो मैं सेल कांस्टेंट निकाल रहा। सेल कांस्टेंट क्या था, वेरी सिंपल, r इंटू के। आर क्या होता है, r इज इक्वल टू 1/g, तो 1/g हम लिख देंगे और इंटू के हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं, एक बार समझ में आया ना, दोबारा देखो हमें क्या गिवन था, हमें दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स जी की वैल्यू तो ये है, ठीक है, और के की वैल्यू हमारी ये है। तो जी स्टार क्या होता है, वो होता है आर इंटू की, आर मीन्स रेजिस्टेंस, के इंटू कंडक्टिविटी। आर क्या होता है, आर होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ दी आवर जी, जी मीन्स कंडक्टेंस, तो 1/g इंटू की यानी कि k/g, तो k/g से हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं जो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी है वो कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरह से वैरी करती हैं। हम जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं, तो उस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से और कॉन्सेंट्रेशन घटाने की वजह से उस कंडक्टिविटी के ऊपर हमारा क्या डिपेंडेंस आता है, क्या वो डिपेंड करती है, किस तरह से वो बढ़ती है, किस तरह से वो घटती है, कैसे वो वैरी करते नहीं करती, वो हम पढ़ेंगे। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है, देखो हमें बताया है कंडक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या है, जो आयंस फ्लो कर रहे हैं उनके वजह से चार्ज आएगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन घटा देंगे, बात सुनना ध्यान से, बहुत बुझलाने क्वेश्चन लगता है भाई, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो घटेंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस घटेंगे तो हमारा जो करंट है वो घटेगा। करंट घटेगा मतलब कि हमारा जो कंडक्टिविटी है वो घटेगी। वो लिखा हुआ है चाहे स्ट्रॉन्ग या फिर क्यों, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट दे कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीज इन डाइल्यूशन। लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये बात है, नॉर्मल कनेक्टिविटी समझ में आ गई, वीक हो या स्ट्रॉन्ग है वो घटेगी कॉन्सेंट्रेशन घटने की या फिर डाइल्यूशन होने पे। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, वह कापा मिसके अपॉन हमारा जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, ये आती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी। के था हमारा, क्या होती है हमारी कंडक्टिविटी सिंपली, और किसी होता हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, के अपॉन एन इंटू वी। वी क्या है, वी है हमारा वॉल्यूम। तुम क्या कह सकते हो, डेल्टा एम है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा एम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा डेल्टा एम घटेगा। तो बात करते हैं जो कि हमें कंसंट्रेशन की। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या फिर हम, इसका मतलब कि हम डाइल्यूशन करेंगे, सॉरी, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या है, हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रही है। या फिर हम बात करें,
हम कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं, यानी कि हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो डेल्टा एम है वो इंक्रीज करेगा। डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा एम होता है मोलर कंडक्टिविटी। देखो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्यों? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। वॉल्यूम वो बढ़ता है तो कंसंट्रेशन घटेगी, डाइल्यूशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेल्टा एम बढ़ेगा। देखा, फॉर्मूले से ही आप समझ सकते हैं, ज़्यादा समझने की इसमें जरूरत ही नहीं होती। देखो, अगर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जीरो हो गई, मीन्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो डेल्टा एम विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या? देखो, यहाँ तक समझ में आ गया। वही हमें फॉर्मूला लेंगे तो डेल्टा टाइम क्या आया था? डेल्टा टाइम आया था के अपॉन सी, के अपॉन एन इंटू वी। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हमने क्या किया, हमने जो कंसंट्रेशन है वो जीरो अप्रोक्सीमेटली जीरो कर दिया, यानी कि जो डायल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट डायल्यूशन होने का मतलब क्या है? जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइट हो गया। इस केस में जो हमारे डेल्टा एम है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन्स या फिर इट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो, if concentration approaches to zero or infinite solution, delta m will have its highest value, that is known as limiting molar conductivity. अब बात करते हैं वेरिएशन डेल्टा एम विद कॉन्सेंट्रेशन। अब जो डेल्टा एम आया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन आती है? देखो, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या जल्दी टूट जाता है, उसका आता है लीनियर वेरिएशन। क्या लीनियर वेरिएशन से ये है? तो जो हमारी इक्वेशन वही है, ऐसा हमने देखा था। ई क्या आया था? ये आया था ई नोट सेल माइनस क्या था? लॉग वही थी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन एन एफ, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन एन एफ। तो क्या था? जो ई था वो ई नोट सेल से कम था, कि नेगेटिव माइनस हो रहा है, तो वहीं पे जो डेल्टा एम है वो डेल्टा ओ नोट एम से कम आएगा, यानी कि माइनस ए इंटू सी। यहाँ पे जो सी है ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, जो डेल्टा एम है ये हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होने का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी एट मैक्स एट क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो ए है ये हमारा कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से। हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपना डिफरेंट डिफरेंट आएगा। जो इक्वेशन हमने लिखी है डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा नोट एम माइनस ए इंटू अंडर रूट सी, इसको बोलते हैं हम डी बाई, हमें बाई कर दिया, डी बाई हक्कर ओनसंगर इक्वेशन। एक नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है। तब देखो, अगर हम इसका जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे तो हम लिया डेल्टा एम, यहाँ पे लिया अंडर रूट सी। डेल्टा एम और अंडर रूट सी वही लिख लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मीन्स जो भी हमारा कांस्टेंट आएगा, एम जो है इसका स्लोप आता है, तो वही है वही है वही है। तो ये क्या है? तो y क्या है अभी? डेल्टा एम
ये क्या आ गया, ये आ गया -C। आया समझ? तो ये क्या है, C है सेल कांस्टेंट है जो डेल्टा एम है यहाँ पे हमने रखा, और ये आ गया ये -C क्या है, सॉरी -A। ये क्या है, ये हमारा आ गया स्लोप। क्या होता है, y इज इक्वल टू mx अपॉन c होता है। y जो है, ये जो हम y पे प्लॉट करेंगे, जो हमने यहाँ पे डेल्टा m प्लॉट किया है, m जो है ये आता है स्लोप, x वो टर्म आती है जो कि हम x एक्सिस से प्लॉट करते हैं, c आता है हमारा y इंटरसेप्ट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो इक्वेशन हमने प्लॉट की है वो y एक्सिस को कट करती है, वो होता है हमारा इंटरसेप्ट। जब हम इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो हमारा जो y है इस पर हम डेल्टा m लेते हैं, जो हमारा x है उस पर हमारा √c आएगा, जो a है वो हमारा स्लोप है, जो डेल्टा m हमारा इंटरसेप्ट। डेल्टा m जो पॉजिटिव है तो यहाँ पे कट करेगी, जो ये है ये नेगेटिव की वैल्यू है तो ये नेगेटिव स्लोप आएगा। जो स्लोप है हमारा ये आ गया -A। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियर वेरिएशन है, डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा नॉट m -A/√C। ए जो कांस्टेंट है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डेबी अकर ऑनसेगर इक्वेशन। सी जो है कॉन्सेंट्रेशन है, जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो वह डेल्टा m नॉट डेल्टा√C नेगेटिव स्लोप। देखो अगर हम निकाल लें इसकी जो कंसंट्रेशन या फिर उसका आयनिक कंडक्टेंस है, उसकी जो रेशो देखो, NaCl, Na के पास ही पॉजिटिव 1 चार्ज है, Cl के पास भी 1 चार्ज है, तो इसका रेशो आ गया 1:1। CaCl2, C के पास +2 चार्ज है, एक Cl के पास -1 और दो के पास -2 आ गया, तो लेकिन एक के पास तो -1 है तो आ गया Ca का +2 का 2, तो Cl का 1। अब देखो Mg के पास ये +2 है, SO4 के पास भी +2 है, तो ये आ गया 2:2। ठीक है, अब देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, तो उसमें हम डेल्टा नो टाइम को निकालते ही नहीं। क्यों? कितना डाइल्यूट करते रहो, कितना डाइल्यूट करते रहो, मैक्सिमम कंडक्टिविटी तो पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरा टूट ही नहीं रहा। तो इस केस में जो डेल्टा एम है वो √C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ये है ये हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हमारा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। अब बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो कोलरॉग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। इसका क्या तथ्य बताता है, और माइग्रेशन ऑफ आयंस, जब हमने उसकी इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसके अंदर आयंस बने, वो आयंस किस मोबिलिटी से मूव कर पा रहे हैं, जिस मोबिलिटी से मूव करते हैं, जिस स्पीड से वो मूव करते हैं, वही उसकी कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस को डिटरमाइन करता है। तो ये लॉ हमें वही बताता है वो किस प्रकार होता है। तो जो कोलरॉज लॉ है वो माइग्रेशन ऑफ आयंस में बताता है, द लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने बताई थी मीन्स मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर हमें वो किसी एक सोल्यूशन की निकालना तो कैसे निकालेंगे। देखो जैसे हमारे पास NaCl कोई सोल्यूशन है, ठीक है, NaCl सोल्यूशन है, मैंने आपको बताया कहा कि इसकी आप मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, आप Na की डेल्टा नोट m ऑफ Na प्लस डेल्टा नोट m ऑफ Cl जब आप कर दोगे तो आपको ये निकल जाएगी, लो यही स्टेट्स करता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल रखा डेल्टा m नोट Na प्लस Cl नेगेटिव। अगर हम बात करें CaCl2 की, तो कैल्शियम +2 जो 1 है और 2 हमारे पास Cl, तो क्या कर दो। तो अब ऑर्डर है किसकी जो माइग्रेशन है, किसकी जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टेड ज़्यादा होगी, तो सबसे पहले जो है H+ रिमूव जो हम देखो इसमें ना कंपेरेटिव भी आते हैं, हमें बोल देंगे कि H+ सोल्यूशन में और OH है, तो कौन जल्दी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले जो सबसे कम लाइट होगा जो कि है हमारा H+, सबसे जल्दी H+, देन OH, देन सल्फेट, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, H3CO। तो कैसा रखोगे, सिंपली आप H और OH का निकाल लो, H और OH, जो H है OH ज़्यादा, तो HOH, फिर आएगा सल्फेट। आप याद रख लो, हो गया, देखा H+, देन OH नेगेटिव, देन सल्फेट,
देन कैल्शियम मैग्नीशियम ब्रोमीन क्लोरीन पोटेशियम सोडियम मुझे लगा प्यार करना H plus maximum, then OH, then sulfate ion, then calcium ion, magnesium ion. After the magnesium ion, potassium ion, sodium ion, then CH3CO negative. अब देखो कैसे है ionic conductivity of Al plus 3 and SO4 2 minus ions and infinite solution dilution means हमें लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दोनों की गिवन है. फाइंड द मोलर कनेक्टिविटी मीन्स लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ Al टू SO4. देखो भैया कर दो Al टू SO4 3 मतलब 2 इंटू Al 2 इंटू Al. ठीक है तो क्या है हमारे पास दो Al प्लस 3 का से आ गया प्लस में वहीं पे जो प्लस 3 इंटू डेल्टा एम SO4 2 माइनस एल्यूमिनियम प्लस 2 आएगा. ठीक है तो अभी हमें एल्यूमिनियम की भी गिवन है और हमें SO4 2 माइनस की तो एल्यूमिनियम प्लस ही होता है जब हमें जला दो 8 हाँ 3 13 होता है इसका टॉपिक नंबर तो वो 3 आएगा. ठीक है एल्यूमिनियम प्लस 3 तो 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस 3 का हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके 189 से और यहाँ से हम निकालेंगे 160 से हमारा आ गया 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अब नेक्स्ट देखो जो डेल्टा नोट एम है फॉर NaCl HCl और Na देखो हमें गिवन है जो डेल्टा नोट एम है फॉर NaCl HCl एंड NaAC आर दिस और हमें निकालनी है HAC. H मीन्स हाइड्रोजन A मीन्स क्या आएगा AC मीन्स C. देखो हमें जो है वो NaCl की गिवन है हमें HCl की गिवन है और हमें NaAC की गिवन है और हमें निकालनी है HAC की. ठीक है HAC तो HAC के निकालनी है तो ऐसा निकाल लो कि हम किस में से क्या माइनस करें क्या ऐड करें कि हमारे पास सिर्फ HAC में चाहिए. देखो हमारे पास H में निकालना है ना तो जिस भी टर्म में H है वो हमें ऐड करनी होगी तो ये हमारे H है तो HCl हमें ऐड करना पड़ेगा. अब देखो HCl में से क्या हम करें कि जो Cl है वो निकल जाए तो HCl में से अगर हम NaCl को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा NaCl हमने माइनस कर दिया लेकिन हमें निकालना क्या है हमें क्या निकालना है हमें NaC नहीं हमें HAC निकालना है. अब देखो यहाँ तक हो गया देखो अगेन हमें निकालनी है डेल्टा एम नोट. दूसरा पेज लेके आता हूँ ये थोड़ा है ट्रिकी क्वेश्चन और ये आते हैं नीट में भी आते हैं बोर्ड में भी आते हैं तो आपको करने तो पड़ेंगे और मैं करवा के मानूंगा समझा के मानूंगा. देखो हमें क्या गिवन हमें NaCl की गिवन है HCl की गिवन है और NaAC की गिवन है. हमें निकालनी है जो है हमें निकालनी है HAC की. HAC के निकालने के लिए हमें जो डेल्टा नोट एम है ऑफ H प्लस डेल्टा नोट एम ऑफ AC का फॉर्मूला क्या है वो होता है CH3COO माइनस. ये निकालना होगा हमें. ठीक है अब देखो इसको निकालने के लिए अगर हमें निकालना है तो देखो हमें कुछ अरेंजमेंट करना होगा कि इन तीनों में से आयन में से कट गए. अब देखो H के लिए हमें ऐड करना होगा हमें ऐड करना होगा डेल्टा नोट एम ऑफ HCl. क्यों क्योंकि हमें H तो चाहिए कहाँ पे हमें H तो चाहिए और हमें AC भी चाहिए. अगर हम AC भी चाहिए तो हमें NaC की भी ऐड करनी होगी तो प्लस डेल्टा नोट एम ऑफ NaC. अब देखो लेकिन इसमें तो हमें सिर्फ HAC चाहिए तो अब हमें इसमें से सोडियम को निकालना होगा और क्लोरीन को भी निकालना होगा. तो सोडियम और क्लोरीन को निकालने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे डेल्टा नोट एम ऑफ NaCl. सो सिंपल तो वही मिला सकता है HCl को ऐड कर दो NaC को ऐड कर दो और NaCl को माइनस कर दो तो यहाँ पे हमारा आ गया 90.5
अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरोज लो। कोहलरोज लो को हम यूज़ करके हम क्या क्या उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले टू कैलकुलेट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आगे अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को निकालना है तो हम यूज़ कर सकते हैं आवर कोलरोज लो। सेकेंड जो इसका यूज़ है वो टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो अल्फ़ा है जो होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर हमें वो निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। और प्रकार दोस्तों मैं देख लिया हमने ऐसे ऐड करके निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा करेंगे जो डेल्टा इक्विलिब्रियम थी उसको हम डेल्टा इक्विलिब्रियम इन्फिनिटी से जो है निकाल सकते हैं, या फिर हम डेल्टा एम अपॉन डेल्टा इन्फिनिटी एम मीन्स अल्फ़ा निकालना है हमें। अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है या फिर मोलर कंडक्टिविटी है उसको उनको लिमिटिंग वैल्यू से डिवाइड कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की। अब अल्फ़ा होता क्या है, जो हमारा अल्फ़ा है वो होता है इज इक्वल टू हमारे पास एम टी माइनस एम ओ अपॉन एन माइनस वन एम ओ, या फिर डी माइनस डी अपॉन एन माइनस वन इंटू टी। एम टी क्या है, थ्योरेटिकल मोलर मास, एम नोट क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एन क्या नंबर ऑफ मोल्स। तो अल्फा इज इक्वल टू एम टी माइनस एम नोट अपॉन एन माइनस वन इंटू एम नोट। वहीं पे डी की टर्म में क्या है, डी माइनस टी अपॉन एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है, डी है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, डी क्या है कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, डी मीन्स आवर थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। वहीं पे अगर हम अल्फा निकालना हो इन द टर्म ऑफ आयोटा, आयोटा क्या निकाला हमने, वोंटो फैक्टर, तो वो आता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। देखो मैंने जिसमें चार फॉर्मूले निकाल दिया आपको अल्फा निकालने के लिए। तो अल्फा सबसे पहले क्या आएगा, डेल्टा इक्विलिब्रियम अपॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इज इक्वल डेल्टा एम अपॉन डेल इक्विलिब्रियम एम इज इक्वल टू एम टी माइनस एम नोट अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम नोट इज इक्वल टू डी मीन्स हमारी जो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी अपॉन डी अपॉन एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन एन माइनस वन। आयोटा क्या था हमारा, आयोटा था हमारा वेपर जो था वोंट ऑफ फैक्टर जो था नॉर्मल मोलर मास अपॉन नॉर्मल मोलर मास बिफोर डिसोसिएशन अपॉन आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन जो भी हमारा था। तो क्वेश्चन देखो, द मोलर कंडक्टिविटी जो कि ये है ऑफ मेथनोइक एसिड इज गिवन दिस, तो हमें अल्फा निकालना है। देखो सिंपल से अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा निकालने के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों पता होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। हमें ये चार चीज़ें में से कोई दो पता हो तो हम निकाल लेंगे। देखो हमें क्या गिवन है, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस की और COO नेगेटिव की पता है, और हमें निकालना है कि हमें अल्फ़ा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिथेनोइक एसिड है उसका हम डेल्टा एम निकालेंगे, मीन्स हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। कैसे, इन दोनों को ऐड करके, क्यों दोनों से मिलकर ही तो H प्लस से और HCO नेगेटिव मिलकर तो मिथेनोइक एसिड बनाया, मीन्स HCOOH बन गया। दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो हमारी वैल्यू आई 4.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वहीं पे जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी थी वो हमारे पास गिवन थी 0.025 मोल पर लीटर। तो हमारे पास गिवन थी हमें अल्फ़ा निकालना है, तो इस मोलर कंडक्टिविटी से जो हमने निकाली है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगेन आई एम एक बार फिर मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ, खुद में लिख के करवाऊंगा। देखो तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल इक्विलिब्रियम अपॉन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोल इक्विवेलेंट वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास n अपॉन 1 इंटू एम नोट इज इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन एन माइनस वन। तो ये आगे हमारे फॉर्मूले। तो नेक्स्ट देखो, इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या था, ये तो हमने सिर्फ अल्फा निकालना है। अब निकालेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, देखो हमारे पास जैसे कोई भी H ए है, इसको हमने H प्लस
और ए माइनस में तोड़ दिया। जब हमारे पास टी इज इक्वल टू 0 था, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमारे पास सी थी, ये भी 0 था, ये भी 0 था। जब टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम आया तो ये बन गया सी माइनस सी अल्फ़ा, ये बच गया सी अल्फ़ा, ये बच गया सी अल्फ़ा। तो जब हम यहाँ से के इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे तो आएगा सी अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फ़ा। तो आ गया सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फ़ा। तो सी से सी, तो ये बच गया सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो वही बात है। तो अगर हम वीक एसिड की बात करेंगे तो सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अगर हम बेस की बात करेंगे तो सी अल्फ़ा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फ़ा। या फिर जो के बी है यहाँ पे, अगर हम जो डाइल्यूशन है अप्लाइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लो। ओस्टवाल डाइल्यूशन लो में क्या कहता है, अगर हमारे पास जो डाइल्यूशन है या फिर जो अल्फ़ा है वो लेस देन अगर 5% है तो हम इस नेगेटिव साइन को रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ 1 रख सकते हैं। मीन जो के है वो आएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर, जो के बी है वो आएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो हम अब निकालेंगे कैसे, देखो। तो सी अल्फा स्क्वायर, जो मैंने आपको 4-5 फॉर्मूला बताए वहाँ से आप अल्फा को निकाल लोगी। सी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, तो यहाँ पे से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे निकाल लोगी। अब फोर्थ क्या है, टू कैलकुलेट सोलिबिलिटी मीन्स एस और के एस पी ऑफ एनी स्पेरिंगली सोलेबल सोल्ट। अब सोलिबिलिटी क्या है, के एस पी क्या है, वो हम पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो स्पेरिंगली जो बिल्कुल अच्छी तरह घुल जाएगा। सोलेबल सोल्ट मीन्स सोल्ट विद वेरी, सॉरी स्पेरिंगली मीन्स कम घुलेगा, सॉरी स्पेलिंग इसका बोलेगा। स्पेलिंगली सोल्यूबल सोल्ट मीन्स सोल्ट विद वेरी लेस सोलिबिलिटी, जो उसके अंदर जो है बहुत कम सोलिबिलिटी होगी, मीन्स जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। स्पेलिंगली सॉल्यूटेड सॉल्यूशन का केमिकल कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्यूशन। क्यों, अगर इन्फिनिटी डाइल्यूशन आ जाएगी तो उसके अंदर पोलर वो ए पोलर बन जाता है, इसलिए वो नहीं होता। तो वही हमें एस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा जो नोट है में आएगा वो आएगा के इंटू 1000 अपॉन एस। तो ऐसे एस आ गया के इंटू 1000 अपॉन डेल्टा नोट एम। तो एस क्या आ गया, के इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, हमारे पास कंडक्टिविटी है, तो यहाँ से हम एस निकाल सकते हैं, सेम एज हम ऐसे फॉर्मूले से क्या निकालते थे, वो फॉर्मूला चलता है जो भी है। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट या फिर के एस पी हम कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम पहले के एस फिर के एस पी लक्ष्य निकलेगा। तो के इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन आ गया, हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है, वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन BSO4 जो कि ये है, एंड मोलर कंडक्टिविटी जो कि ये है। तो हमें केएस पे निकालना है। देखो, जब हम BSO4 को तोड़ेंगे तो Ba+2 और SO4 टूटेगा। अगर हमें बात करें K2 के इक्विलिब्रियम की, तो इसकी आएगा, इसका ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा। तो KSP क्या आ जाएगी, KSP विल बी S इंटू एस, मीन्स एस का स्क्वायर। इस KSP कैसे निकलता है, जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो एस बनेगी T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। कैसे, देखो क्या दोनों एस बन जाएंगे, तो एस स्क्वायर आ गया। तो हमें एस निकालना, हम एस कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे डेल्टा नोट एम। डेल्टा नोट एम क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या है, कि इंटू 1000 अपॉन सी। कि हमारा क्या की होता है, हमारा कंडक्टिविटी जो हमारे पास गिवन है। 1000 क्या होता है हमारा कॉन्स्टेंट, सी क्या है, सी हमारी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेशन ही निकालनी है Ba+ की और SO4 की। तो सी को हम यहाँ पे रख जाएंगे, डेल्टा नोट एम को यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आगे कॉन्सेंट्रेशन जो है 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। तो इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा KSP। तो KSP क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, उसका स्क्वायर। तो हम दोनों को एस मान लें, मीन्स एस स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम एस निकाल लेंगे तो वही, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के आगे वो आगे हमारे के इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मैंने आपको पीछे भी बताया था। ये फॉर्मूला ऐसे ही बना है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, एस इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो ऐसे ही बन गया है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो सिंपल आपको निकालना, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखो 2s निकलते हैं तो यहाँ पे फिर स्क्वायर में चल जाता है, तो उसकी फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पहला क्या है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। जो दो आयन्स बने हैं उनके आपस में कितना अच्छा अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो कनेक्टिविटी कम होगी। इफ अट्रैक्शन इज मोर देन कंडक्टेंस इज लेस। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमने लिया है उसकी पोलैरिटी क्या होगी, अगर जो सॉल्वेंट है उसके जो है डायरेक्टरी कांस्टेंट वो ज़्यादा है, तो जो आयोनाइजेशन है और कंडक्टेंस है वो जल्दी, क्यों, वो पोलर है, उसकी जो पोलैरिटी वो ज़्यादा है, तो अच्छी तरह जो हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट उसको अच्छी तरह वो तोड़ देगा। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जो विस्कोसिटी है, उसका गाढ़ापन क्या है, अगर जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा विस्कस होगा तो जो कंडक्टेंस है वो हमारी घट जाएगी, क्योंकि जो आयन है उनका जो मूव करने में दिक्कत आएगी। टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है
temperature of solution increase, conductance increase because kinetic energy of ions decrease and all type of attraction force decrease and viscosity of medium decrease। यहाँ पे आएगी kinetic energy जो है ions की वो increase करेगी, इसलिए जो conductance है वो बढ़ेगी। हाइड्रेशन साइज, हाइड्रेशन साइज का मतलब क्या है, जो वो आयंस बनी है वो आपने आसपास में जो आयन बना जो अपने आसपास में वो पानी को एक्सट्रैक्ट करके हाइड्रेट फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हाइड्रेशन साइज अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस घटेगी, तो उसको मूव करने में दिक्कत आएगी। इनके जो ऑर्डर है वो हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, उसके अंदर पानी डालना। तो आपने पढ़ा है जो मोलर कनेक्टिविटी है वो बढ़ती है वही डाइल्यूशन, लेकिन जो सिंपल कनेक्टिविटी वो घटती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी घटेगी, क्यों, जब हम डाइल्यूट करेंगे तो जी इंक्रीज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वही जो डाइल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया है ना, इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था अभी आगे क्या नहीं, देखो डाइल्यूशन के लिए ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन कंडक्टेंस, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं कंडक्टेंस जो बढ़ती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन डाइल्यूशन, बिकॉज जो इंटर एटॉमिक फोर्स अट्रैक्शन का वो घटता है और कंडक्टेंस बढ़ती है। मीन्स जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को करेंगे तो जो कंडक्टेंस है वो हमारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगी और जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी। वहीं पे अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन पे वो भी इंक्रीज होगा। वही अगर हम बात करें डाइल्यूशन स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो घटेगी, क्योंकि जो आयन्स है 1 मिलीलीटर में वो बढ़ती है। इसका मतलब समझ में आया। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा मतलब क्या हुआ अपने अंदाज से। बुक इस लाइन आपको समझ में ना दिया है तो वापस मैं देखो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, जो दो आयन्स हैं इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन थी वो घटेगी ऑन डाइल्यूशन, जो कंडक्टेंस बढ़ेगी। फिर उन्होंने क्या कहा, जो मोलर कंडक्टेंस है, अगर मोलर जो कंडक्टेंस है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि क्या था वो था डेल्टा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी। सी क्या है, सी क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो सी घटता है, अगर सी घटता है तो डेल्टा एम और डेल्टा एन जो है वो बढ़ता है। तो ये हमारा है। वहीं पे अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन में जो कंडक्टिविटी है या जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो घटती हैं। वो क्यों घटती हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयन्स इन मिलीलीटर सॉल्यूशन जो है वो नंबर घट जाते हैं, इसलिए वो घटते हैं। वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है तो जो नंबर ऑफ आयन्स पर सॉल्यूशन है वो घट रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में विद इलेक्ट्रोलाइसिस। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।